इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। सिचुएशन क्या है, ये सेलर है और ये अनपेड सेलर है, ठीक है। अनपेड सेलर ने बायर को अभी तक माल बेचा है, बायर को माल दिया है, तो इफेक्ट ऑफ सेल या फिर क्या हो गया जीत पटेल? सर ये आपने पढ़ाया है एक्चुअली। इसको अधूरा छोड़ा हुआ था, पूरा नहीं पढ़ाया था, अच्छा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब सेल, सब सेल यानी कि बायर नंबर 2 या पर्सन नंबर 2 को या तो मैंने सेल कर दिया है या पर्सन नंबर 2 के पास में प्लेज कर दिया है, ठीक है। तो पहला बेसिक रूल क्या है कि सर अनपेड सेलर का राइट जो है, राइट ऑफ लिएन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी सेल और प्लेज ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर, ठीक है। सर ये अनपेड सेलर के राइट ऑफ लिएन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लिएन का राइट कब रहेगा, जब माल खुद इसके पास में हो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट कब रहेगा, जब माल ट्रांजिट में हो लेकिन बायर नंबर 1 के पास में अभी तक पहुंचा नहीं हो, यानी कि ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ और ट्रांजिट चल रहा है और बायर नंबर 1 इंसॉल्वेंट हो गया हो। दोनों में से जो भी सिचुएशन है सर, राइट ऑफ लिएन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट अनपेड सेलर का खत्म नहीं होगा, भले ही बायर नंबर 2 ने, बायर नंबर 1 ने किसी दूसरे पर्सन को या तो वो माल बेच दिया है या फिर प्लेज कर दिया है। ये दो राइट्स तो कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे, राइट ऑफ लिएन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन transit. So basic rule is that unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is not affected by any sale or pledge of the goods made by the buyer. But exception क्या है, in following two cases unpaid seller cannot exercise his above two rights of lien or stoppage in transit. Sir, इन दो केसेस में अनपेड सेलर अपने राइट ऑफ लिएन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। पहला क्या है, व्हेन द सेलर एसेंट्स टू सच सेल और प्लेज, जब सेलर ने बायर को अभी तक एग्रीमेंट बनाया था और ये बायर नंबर 1 बायर नंबर 2 को ये माल बेच रहा है, इसके लिए सेलर की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसेंट थी। डायरेक्ट तो क्या, बायर नंबर 1 ने आके पूछ लिया बेच दो क्या, बोला बेच दे, पैसा इकट्ठा कर, ठीक है, तो डायरेक्ट एसेंट थी। इनडायरेक्ट एसेंट, बायर नंबर 1 सेलर के सामने बायर नंबर 2 को लाके प्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये माल मेरा है और मैं तुमको बेचना चाहता हूं, और ये सेलर चुप रह गया उस दौरान, तो इस पे ईस्टॉपल वाला रूल लगेगा, ESTOPPEL, ईस्टॉपल वाला रूल लगता है। ईस्टॉपल वाले रूल का मतलब है कि इनडायरेक्टली उसने भी इस बात को रिप्रेजेंट कर दिया, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसने हाँ भर दी है। तो फिर अब ये जो बेसिक रूल अपन ने पढ़ा कि इसका राइट ऑफ लिएन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्ट नहीं होगा, ये भले किसी का आगे बेच दे या प्लेज कर दे, तो फिर उसका एक्सेप्शन है सर, अब इस केस में फिर वो लिएन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन द सेलर हैज ट्रांसफर्ड, देखो ये रूल तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, व्हेन द सेलर हैज ट्रांसफर्ड अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है, example bill of lading, railway receipt, to the buyer who has further transferred it by way of sale, pledge for a value to a person who takes it in good faith and for a consideration। अपन ने पहले एक रूल पढ़ा था, सेलर ने बायर को यदि फिजिकल गुड्स दे दिए हैं या फिर उन गुड्स का से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दे दिए हैं, कुछ भी दे, ऐसी चीज दिखा दे दी है, सेलर ने बायर को या तो फिजिकल गुड्स दे दिए हैं या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दे दिए हैं, जिसको दिखाकर, या तो गुड्स को दिखाकर या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को दिखाकर, टू गुड्स को दिखाकर बायर ने सेकंड आदमी पर्सन के पास में या तो वो गुड्स बेच दिए हैं या फिर प्लेज कर दिए हैं, ठीक है। अपन बेच दिए का लेके चलते हैं, या तो वो गुड्स बेच दिए हैं, तो इस आदमी ने गुड फेथ में वो माल खरीदा है, गुड फेथ में माल खरीदा। ये रूल तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जहां सेलर ने बायर को या तो फिजिकल गुड्स हैंड ओवर कर दिए हैं
या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैंड ओवर कर दिए। देखो यदि फिजिकल गुड्स हैंड ओवर कर दिए तो फिर क्या राइट ऑफ लियन बाद में एक्सरसाइज कर सकता है या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है क्या, मुझे बताओ। यदि सेलर ने बायर को फिजिकल गुड्स हैंड ओवर कर दिए तो फिर क्या राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज हो सकता है क्या, बताओ। नहीं हो सकता। इसलिए अभी हम यहाँ पर फिजिकल गुड्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस जगह पे क्या बात कर रहे हैं कि माल तो अभी तक सेलर के पास में ही पड़ा है, सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिया, जिसको दिखाकर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को दिखाकर बायर ने एक नए बायर को गुड्स बेच दिया, जिसने वो गुड्स गुड फेथ में खरीदा। तो फिर अब इस नए बायर के पास में ये चीज थी ना विश्वास करने को कि सर ये इसके पास में यानी ये सही बेच रहा है, ठीक है। तो फिर अब सेलर अपना राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है, when the seller has transferred the document of title of goods to the buyer who has further transferred it by way of sale or pledge for a value। क्या हो रहा है, इसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिया, इसने फर्दर उस नए पर्सन को या तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिखा के या तो माल सेल किया है या प्लेज किया है। तो जिसने भी उस माल को खरीदा या प्लेज किया उसके पास में ये था प्रूफ, ये विश्वास करने के लिए ये चीज थी और ये भी गुड फेथ में खरीद रहा है और फॉर अ प्राइस ये सब हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, who has further transferred it by way of sale or pledge for value यानी for price to a person who takes it in good faith and for a consideration। तो फिर इस केस में now in this case if transfer by buyer to a new buyer is by way of sale, देखो कहानी ने क्या ट्विस्ट लिया, ध्यान से देखना। सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स दिया हुआ है, जिसे दिखा के बायर ने पर्सन नंबर 2 था उसको या तो ये माल सेल किया है या फिर ये माल प्लेज किया है। उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को इसने इसको दिखाकर सेल या फिर प्लेज किया है, यानी और इसने भी फॉर अ वैल्यू या फॉर कंसिडरेशन उस माल को गुड फेथ में या तो खरीदा है या फिर गिरवी रख के और पैसे देना स्वीकार किया है। आगे क्या बोलता है ये, तो फिर अब सेल वाले केस में क्या होगा, सेल वाले केस में क्या होगा, आइए सबसे पहले अपन ये देखते हैं। सेल वाले केस में इफ ट्रांसफर बाय बायर टू न्यू बायर इज बाय वे ऑफ सेल, अनपेड सेलर्स अबव 2 राइट्स आर डिफीटेड। अनपेड सेलर्स अबव 2 राइट्स आर डिफीटेड। केवल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिखा के इस आदमी ने नए आदमी को बेच दिया माल, तो सर सेलर का राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इस नए आदमी का उस पर अधिकार हो जाएगा। नंबर 1, क्योंकि इसके पास में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पे विश्वास करने का रीजन था। नंबर 2 क्या है, देखो नंबर 2 है नंबर 2 इज if transfer by buyer to a new person is by way of pledge, then unpaid sellers above 2 rights can only be exercised subject to the rights of pledge. That is, seller may still exercise his rights by paying off the pledgee। कहने का मतलब यदि यहाँ पर इस पर्सन ने उन गुड्स को प्लेज कर दिया और प्लेज के बदले में इसको 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, तो फिर अब ये सेलर जो है अपना राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज तो कर पाएगा, बट सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द प्लेजी। प्लेज के जो भी राइट्स होते हैं, प्लेज वाले का क्या अधिकार होता है, प्लेज वाला उन गुड्स को अपने पास में तब तक लियन जैसे रख सकता है जब तक कि इसको इसका पैसा नहीं चुकाया जाए, तब तक अब ये उन गुड्स पे अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। अभी तक तो फिजिकल पोजीशन तो मिला नहीं, यानी कि ये फिर भी उन गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को अपने पास में रख सकता है जब तक कि इसको इसका पैसा नहीं दिया जाए। तो यानी कि अब नट शेल में कहने का मतलब ये आ गया है, प्लेज के केस में प्लेज करने वाले का जो प्लेजी का जो अधिकार है वो
सेलर का अधिकार प्लेजी के नीचे आ जाएगा, इसका पहला अधिकार होगा, इसका दूसरा अधिकार होगा। अच्छा, प्लेजी का अधिकार क्या होता है? पहली प्लेजी का अधिकार होता है कि इसको इसके पैसे मिल जाए तो फिर इसको प्लेज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको पैसों से मतलब है जो गिरवी चीज रखी हुई है उससे। तो यानी कि अब सेलर एक काम कर सकता है। सेलर क्या कर सकता है? ये बायर वन था, इसने प्लेज करवा दिया यहाँ पर प्लेजी को, ठीक है। अब प्लेजी को सेलर क्या बोल सकता है? ये तेरे 10,000 रुपए पकड़, तेरा अब प्लेजी का कोई राइट नहीं है उन गुड्स पे, तेरा अब कोई राइट नहीं है उन गुड्स पे। यानी कि इसका राइट पहले खत्म किया, फिर खुद का राइट मिलेगा। देखो क्या क्या बोल रहा है ये। If transfer by buyer to new buyer is by way of sale, above the rights defeated. If transfer by buyer to a new person is by way of pledge, unpaid sellers above two rights can only be exercised subject to the rights of the pledge. यानी प्लेजी का राइट जो है, प्लेज का राइट जो है वो ज्यादा बड़ा है और सेलर का राइट अब छोटा हो जाएगा। दैट इज सेलर में स्टिल एक्सरसाइजेस राइट्स बाय पेइंग ऑफ द प्लेजिंग। चल मैं तेरे 10,000 रुपए देता हूं भाई, तेरा अब इस माल के ऊपर कोई प्लेज वाला अधिकार नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी एक और बात है। क्या बात है सर? यदि इस बायर नंबर 1 ने 10,000 रुपए लेते हुए इस प्लेजी के पास में 3 चीजें गिरवी रखी है। पहला तो जो सेलर से बायर को जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिला था वो यहाँ एज इट इज लाके रखवा दिए, उसको मैं गुड्स नंबर 1 बोलूंगा, ठीक है। खुद की भी 2 चीजें और गिरवी रखा दी, गुड्स नंबर 2 और गुड्स नंबर 3। गुड्स नंबर 2 और 3 खुद इस बायर के थे और गुड्स नंबर 1 सेलर के थे, और 10,000 रुपए का उधार ले लिया, ठीक है। तो अब सेलर को एक और राइट है कि सर, सेलर प्लेजी को बोल सकता है देख ये माल मेरा था, इसने गलत तरीके से तेरे को दे दिया है, तू अपने प्लेजी तू अपने 10,000 रुपए वसूल, लेकिन पहले गुड्स नंबर 2 और गुड्स नंबर 3 को बेच के वसूल। यदि फिर भी कुछ पैसा लेना बच जाता है, मान ले इन दोनों को मिला के तेरा 10,000 रुपए वसूल हो जाता है, तो ठीक है, तू वैसे भी प्लेज फ्री करेगा और उस पर राइट मेरा होगा उन गुड्स पे, ठीक है साहब। लेकिन यदि 10,000 रुपए नहीं और 8,000 रुपए वसूल होते हैं तो फिर बचे हुए जो 2,000 रुपए मैं दूंगा, ठीक है, तब तुम गुड्स को फ्री कर देना। यानी कि सेलर ऐसी सिचुएशन में प्लेजी को बोल सकता है सर तू पहले जो खुद इस बायर के दूसरे गुड्स है वो बेच, मेरा मत बेच देना। क्या तुमको ये बात समझ में आई? नोट वाली जो चीज है, नोट अनपेड सेलर इन केस ऑफ प्लेज may ask the pledgee to first secure his amount out of any other goods or securities of buyer in hands of pledgee। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. सभी जनों को, all the 13 people? अरे सभी को आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। यस किसी को एक पैसे का भी डाउट हो तो पूछ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस पे। एक सर नहीं समझा। क्या हुआ जीत? सर वो जो नोट वाला पॉइंट है ना, द अनपेड सेलर इन केस ऑफ प्लेज, वो वाला नहीं समझा। जो लोन वाला केस है वो नहीं सर, नोट में लिखा है ना, वो नहीं समझा। जीत तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। आई एम सॉरी सर, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। सर जो नोट वाला लिखा है ना, वो नहीं समझ में आ रहा। नोट में केवल इतना सा लिखा हुआ है, देख सेलर के राइट, यदि ये जो सिचुएशन अपन पढ़ रहे हैं इसमें बायर ने वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यहाँ पर प्लेज कर दिया, ठीक है, तो और 10,000 रुपए उधार पे ले लिए, ठीक है। तो सेलर के पास में पहला राइट तो यही है कि या तो इसके पैसे चुका देवे 10,000 और फिर अपना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो हासिल कर लेंगे। यानी प्लेजी का राइट सेलर के राइट से बड़ा हो जाएगा जो सिचुएशन अपन ने पढ़ी थी उसमें। लेकिन यदि सिचुएशन ऐसी है कि बायर ने प्लेजी के पास में 3 गुड्स रखवाए, एक तो गुड्स था सेलर का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दूसरा था खुद का ही बायर नंबर 1 का ही कोई दूसरा गुड्स, और तीसरा भी बायर नंबर 1 का ही कोई दूसरा गुड्स, ठीक है। और फिर 10,000 रुपए लिए, 3 चीजें मिला के प्लेजी से 10,000 रुपए लिए, 3 चीजें गिरवी रख के।
सेलर को ये बात पता पड़ी, सेलर बोल सकता है प्लेजी को कि देख इस पे मेरा अधिकार है, ये इसने तेरे को गलत तरीके से गिरवी रख दिया है, तो एक काम कर, तू गुड्स नंबर 2 और 3 को पहले बेच, फिर भी तेरा, और पहले इनसे पैसा वसूल, यदि पूरा हो जाता हो तो वेल एंड गुड, पहले इनसे वसूल, पहले मेरे माल को हाथ मत लगाना, मेरे मेरे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को हाथ मत लगाना। और यदि फिर भी नहीं मिलता है ये गुड्स नंबर 1 और गुड्स नंबर 2 बेच के, गुड्स नंबर 1 और गुड्स नंबर 2 बेच के भी नहीं मिलता है, तो बचा हुआ फिर 10,000 में से मान लो इन दो को बेच के 8,000 ही मिला, तो फिर बचे हुए 2,000 मैं तेरे को दूंगा, और तू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पे से अपना वो जो है ना प्लेज वाला अधिकार हटा देगा, चार्ज हटा देगा। ठीक है, यानी कि सेलर कैन आस्क द प्लेजी टू, आप अपना पैसा पहले दूसरे गुड्स से वसूल लो, ये बोल सकता है यदि ऐसी सिचुएशन है, एक से ज्यादा गुड्स को प्लेज किया गया है तो बायर के द्वारा। अब समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू नेक्स्ट राइट, दैट इज राइट ऑफ रीसेल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आज दिन तक बड़ा ही कम क्वेश्चन पूछा गया इस पे, तो तुम मान सकते हो, क्या पता इस बार तुम्हारी किस्मत चमक जाए और इस बार इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स, राइट ऑफ रीसेल ऑफ एन अनपेड सेलर। ठीक है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स में एक है राइट ऑफ रीसेल, वो उन माल को वापस बेच सकता है। अब देखो कहानी समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। अनपेड सेलर को यदि बायर ने पैसा नहीं दिया है, पूरा पैसा नहीं दिया है, तो सेलर हो गया अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को वो गुड्स रीसेल करने का मौका मिलेगा। कब मिलेगा? नंबर 1, या तो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हुए, तब तो बहुत फटाफट मिल जाएगा, बहुत फटाफट मिल जाएगा। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू रीसेल द गुड्स इन फॉलोइंग केसेस। देखो पूरा पढ़ो। Where the buyer fails to pay or offer the price to the seller within the reasonable time or within the time fixed, whatever the case might be, unpaid seller can exercise his right of resale in the following cases. Number 1, when the goods are of perishable nature, तो फिर वो उन्हें रीसेल कर सकता है, और उसे बायर को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं इस माल को वापस बेच रहा हूं। सारा खेल इसमें क्या आएगा? रीसेल करने से पहले अनपेड सेलर बायर को नोटिस देता है या नहीं देता है। सारा खेल इस बात का है कि मैं इस माल को जो अपने बीच में सौदा हुआ था उसको वापस बेच रहा हूं। नोटिस का बहुत बड़ा रोल आने वाला है इसमें। कैसे सर? सबसे पहला, यदि गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो नोटिस की कोई जरूरत नहीं है, बायर को नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, सेलर सीधा माल बेच सकता है, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, माल बेचो भाई। इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर और बायर ने रीजनेबल टाइम में पैसा नहीं दिया है, बायर को नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ठोको ताली, माल बेचो। ठीक है। सेकंड सिचुएशन where the seller has exercised his right of lien और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, दोनों में से कोई भी राइट सेलर ने एक्सरसाइज किया है, वेयर द सेलर हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, देन इन दैट केस एंड गिव्स अ नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। ठीक है, अभी गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है, नॉर्मल गुड्स है। तो अब सेलर ने या तो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया है या फिर अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया है एक्सरसाइज, अनपेड सेलर है, और ये बायर को नोटिस भी दे देता है, भैया मैं रीसेल कर रहा हूं। ये नोटिस देने का क्या कारण है? अनपेड सेलर माल बेचने से पहले बायर को नोटिस देगा ताकि अभी भी इस कमबख्त को बुद्धि आ जावे और ये पहले अपना माल छुड़ा लेवे। ठीक है, ताकि चीजें वापस सही पटरी पे आ जाए। ठीक है, तो where the seller has exercised his right of lien or SIT, stoppage in transit, and gives notice to buyer of his intention to resell the goods। ठीक है, और फिर भी बायर को बुद्धि नहीं आती है, ठीक है भाई,
तो सेलर अपना माल मार्केट में बेचेगा, वो रीसेल करेगा। अब रीसेल करने पे दो बातें हो सकती है। क्या दो बातें हो सकती है? या तो सेलर को लॉस हुआ है या फिर सेलर को प्रॉफिट हुआ है। या तो सेलर को लॉस हो गया। लॉस कैसे? सर, सेलर और बायर के बीच में गुड्स 1000 रुपए में बेचने खरीदने की बात हुई थी, रीसेल किया तो उस गुड्स का केवल 900 रुपया मिला, यानी कि 100 रुपया लॉस हो गया, यानी कि 100 रुपया का लॉस हो गया। या फिर सेलर को वो माल मार्केट में 1100 रुपए में बेच दिया या 1200 रुपए में बेच दिया, तो 200 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अब देखना नोटिस का रोल आएगा यहाँ पर, ध्यान देना, नोटिस का रोल आएगा यहाँ पर। यदि सेलर ने प्रॉपरली बायर को, अनपेड सेलर ने बायर को प्रॉपरली नोटिस देके माल बेचा है, जो रीसेल किया है, बायर को प्रॉपरली नोटिस दिया, भाई तू तो पेमेंट कर नहीं रहा है तो मैं माल को रीसेल कर रहा हूं, और नोटिस भी दिया और गुड्स पेरिशेबल नहीं थे, तो क्या होगा? नंबर वन, नोट नंबर वन, seller can recover the price difference from original buyer as damage। यानी कि अनपेड सेलर ने बिल्कुल सही काम किया है, नोटिस भी दे दिया, अब भी तू सुधर नहीं रहा है, मैंने अपना रीसेल का राइट एक्सरसाइज किया, इसके कारण तेरे कारण मेरे को नुकसान हो रहा है, तो मैं बायर, मैं तेरे से ये 100 रुपए का डैमेज वसूल सकता हूं। क्या यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या यहाँ तक अपन Yes, बोलते ही है ना, yes, sir. भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उसके कारण मेरे को जो भी डैमेज हुआ है वो मैं तेरे से वसूल सकता हूँ। बस खेल किसका आ गया? नोटिस देने या नहीं देने का आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो सर नोटिस दिया, फिर भी तूने नहीं माना, तो मैंने मार्केट में लॉस में बेचा, तो जो भी मेरे को डैमेज हो रहा है बायर तेरी गलती के कारण, वो सेलर, मैं तेरे, अनपेड सेलर बोलता है बायर मैं तेरे से वसूलूंगा ये 100 रुपया। ठीक है, सेकेंड नोट, नोट नंबर 2 क्या बोलता है? यदि प्रॉफिट हुआ है, सेलर कैन रिटेन द प्रॉफिट इफ रीसेल प्राइस इज हायर। यदि 1000 रुपया की चीज को 1200 में बेच दिया तो 200 रुपया प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट खुद अनपेड सेलर रख सकता है। ठीक है, नोट नंबर 3, if goods resold without giving notice, seller cannot ask for damages, and if any extra profit need to give it to the buyer। Sir, wonderful situation। थर्ड सिचुएशन, अनपेड सेलर ने बायर को के साथ में एग्रीमेंट बनाया था, बायर जो है वो पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, अब अनपेड गुड्स पेरिशेबल नेचर के भी नहीं है। ठीक है, अनपेड सेलर को बायर को माल बेचने से पहले नोटिस देना चाहिए था, लेकिन अनपेड सेलर ने नोटिस नहीं दिया कि मैं रीसेल कर रहा हूं। तो अब फिर दो चीजें हो सकती है, या तो लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है। सर, यदि लॉस हुआ है, तुमको इसको नोटिस देने की जिम्मेवारी थी, अनपेड सेलर तुमको इसको नोटिस देने की जिम्मेदारी थी। यदि लॉस हुआ है तब तुमने नोटिस नहीं दिया ना अनपेड सेलर ने बायर को, तो ये लॉस नहीं वसूल सकता। और यदि प्रॉफिट हुआ है तो तुमको ये प्रॉफिट बायर को देना पड़ेगा। देखा नोटिस देने या नहीं देने का फर्क, सही तरीके से काम करने या नहीं करने का फर्क। सर, if goods are resold without giving notice to the buyer, seller cannot ask for damages, and if any extra profit needed to give it to the buyer। पॉइंट नंबर 2 और 3 का डिफरेंस देखा रहे तुम लोग? पॉइंट नंबर 2 और 3, मतलब इन 3 पॉइंट्स में आप नोट नंबर 1 2 और नोट नंबर 3 में फर्क समझे, नोटिस देने और नहीं देने में? बोलो। ठीक है, नोट नंबर 4, न्यू बायर गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स अपॉन रीसेल फ्रॉम द सेलर। अब चाहे नोटिस दिया या नहीं दिया है सेलर ने बायर नंबर 1 को, ये पैसे दे नहीं रहा था, तो ये अनपेड सेलर हो गया। अनपेड सेलर के पास में राइट ऑफ रीसेल होता है, उसने बायर नंबर 2 को रीसेल कर दिया। बायर नंबर 2 को तो अच्छा टाइटल मिलेगा ही मिलेगा। नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिएट, नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिएट का एग्जांपल, अनपेड सेलर ने पहली बार इसको मान लो ओनरशिप दे दी, पर ये पैसा नहीं दे रहा है, माल अभी तक इसके पास में, माल इधर रीसेल कर सकता है और अपना पैसा वसूल सकता है, इसको अच्छा टाइटल मिलेगा। भले ही अनपेड सेलर के पास में, खुद के अच्छे पास में अब अच्छा टाइटल नहीं था, क्योंकि पहले ही टाइटल मान लो वो इधर दे चुका था। ठीक है, तो सर इसको तो अच्छा टाइटल मिलेगा अपॉन रीसेल। दैट इज व्हाट, अभी तक रीसेल में अब एक लास्ट पॉइंट है निकुंज। यस सर।
पढ़ इसको। When seller has expressly reserved his right of resale, he is not required to give notice of resale to buyer. Any loss on resale can be recovered from the original buyer even if notice of resale is not given. देखो बहुत बड़ी बात बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है सर? ये अभी तक हम नोटिस का पढ़ रहे थे। पेरिशेबल गुड्स है तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, सीधा रीसेल ठोको। यदि पेरिशेबल गुड्स नहीं है, नॉर्मल गुड्स हैं तो सर रीसेल जो है यदि करना चाहते हो तो सही तरीका तो ये है, अनपेड सेलर बायर को पहले नोटिस दे। यदि बायर को नोटिस देके फिर बेचा है तो फिर लॉस है, डैमेजेस है, वो वसूल सकते हो इस बायर से। प्रॉफिट है तो उसको देने की जरूरत नहीं है, खुद रख सकते हो। लेकिन यदि नोटिस दिए बिना बेच दिया तो डैमेजेस इससे वसूल नहीं पाओगे, प्रॉफिट जो है वो आपको इसको देना पड़ जाएगा। कितनी जोरदार बात है। तीसरी बात सर, कई बार सेलर अपना राइट ऑफ, क्या लिखा है ये देखो, कई बार सेलर जो है एक्सप्रेसली रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ रीसेल। सेलर अपना राइट ऑफ रीसेल रिजर्व करके रख लेता है। कैसे रिजर्व करके रख लेता है कि सर एक्सप्रेसली रिजर्व्स हिज राइट ऑफ रीसेल का मतलब है सेलर और बायर जब एग्रीमेंट बना रहे थे, उस एग्रीमेंट में ही पहले से एक्सप्रेसली लिख दिया कि यदि तुमने टाइमली पेमेंट नहीं किया या फिर रीजनेबल टाइम में पेमेंट नहीं किया या इतनी तारीख तक पेमेंट नहीं किया तो मैं अनपेड सेलर हो जाऊंगा। तो फिर मैं ऑटोमेटिकली बिना तुमको नोटिस दिए मैं माल बेच सकता हूं। आई विल बी हैविंग अ राइट ऑफ रीसेल। यदि तुमने मुझे पेमेंट टाइमली नहीं किया तो आई विल बी हैविंग अ राइट ऑफ रीसेल। ये खुद कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया और आगे जाके उसकी भविष्यवाणी सच हो गई कि बायर ने सही में उसको पेमेंट नहीं किया। तो चूंकि इसने एक्सप्रेसली अपना राइट ऑफ रीसेल कॉन्ट्रैक्ट में ही, बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही सेट कर दिया था, तो फिर अब नोटिस बाद में देने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कोई डैमेज होगा तो तेरे से वसूल लूंगा और यदि कोई प्रॉफिट होगा वो तो मेरा ही है, क्योंकि अब नोटिस देने की रिक्वायरमेंट से भी मैं बच गया। तो तुम लोग मान लो भविष्य में किसी अच्छी फर्म को ज्वाइन करते हो जो कि परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स में है, तो जब तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो उसमें ये नोटिस वगैरह के बारे में भी डालना कि यदि तुमने टाइमली पेमेंट नहीं किया हमारा राइट ऑफ रीसेल होएगा, उसके लिए अलग से नोटिस नहीं देंगे हम। ये सब बातें तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे ड्राफ्ट करना है ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब जब प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को पास नहीं होती है तब एक एक्स्ट्रा राइट होता है। जब प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को पास नहीं होती है तब, या पास हो भी जाती है तब, तीन राइट्स तो कॉमन होते हैं, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। जब प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन गुड्स बायर को पास नहीं होती तो एक एक्स्ट्रा राइट होता है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी। अपने पास में उसकी डिलीवरी को रोके रख सकता है जहां पर ओनरशिप नहीं दी है। सर इट इज साइमल्टेनियस टू राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बस इतना ही याद करना है, गोली मारना है, काम खत्म करना है। तो हमने राइट ऑफ एन अनपेड सेलर क्या कर लिया, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स when the ownership is passed and when the ownership is not passed वाला पार्ट पूरा कर लिया है। Now we are going to start right of unpaid seller against the buyer, rights of an unpaid seller against the buyer। चालू करें रे, yes or no, yes or no, चालू करें। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। सर तीन प्राइस होते हैं यार, तीन राइट्स होते हैं। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स तो हमने पढ़ लिया, माल के साथ में क्या क्या कर सकते हैं, बायर के साथ में कैसे कैसे मुक्का लगा सकते हैं, ये पढ़ना है अपने को। साले तूने अनपेड से हमको सेलर से अनपेड सेलर बना दिया, अब तेरे से हम बदला लेंगे। कैसे? सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट। ठीक है सर, कैसे कैसे, आइए देखना स्टार्ट करते हैं। सर तो
राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट। देखो, एक सेलर जो है वो बायर पे कब प्राइस के लिए केस ठोक सकता है और कब डैमेजेस के लिए केस ठोक सकता है, बताओ। प्राइस के लिए कब केस ठोका जाएगा बायर के ऊपर, सेलर के द्वारा बायर के ऊपर, प्राइस के लिए कब केस ठोका जाएगा और डैमेजेस के लिए कब केस ठोका जाएगा, जल्दी बताओ। अरे Sir, damages के केस में when seller have some loss. हाँ वो तो बट ऑब्वियस है, बट प्राइस के लिए कब ठोका जाएगा और डैमेजेस के लिए कब ठोका जाएगा? सर, जब सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है और बायर पैसे नहीं दे रहा है तो हम पूरी प्राइस के लिए केस ठोकेंगे। और जब सेलर ने बायर को केवल एग्रीमेंट टू सेल किया है, अभी तक सेल नहीं किया है, एग्रीमेंट टू सेल किया है, और बायर ने प्राइस देने से मना कर दिया, तो हम पूरी प्राइस के लिए केस नहीं ठोक सकते हैं। हम यदि मार्केट में वही चीज जाके 1000 रुपए की चीज 900 में बेचनी पड़ गई क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो हम 100 रुपए के जो डैमेज हो रहे हैं उसके लिए केस कर सकते हैं। यानी कि प्राइस के लिए केस, पूरी प्राइस के लिए केस तब करेंगे जब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है और बायर पैसे नहीं दे रहा है, और डैमेजेस के लिए तब केस करेंगे जब ओनरशिप अभी तक सेलर के पास में ही है, बस इसने अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं किया तो हमें मार्केट में सस्ते में जाके बेचना पड़ा, तो अब जो भी नुकसान हो रहा है वो हमको वसूलने का। समझ में आया? ये तो बहुत बेसिक है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में भी डिफरेंस करते हुए भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सर, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक बार सभी जने, अपना टाइम कम है तो सेम लिंक पे all 14 of us will rejoin within a single minute. Be very quick. इस चैप्टर को आज